आजकल इतने ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस हो रहे हैं कि आज सबसे ज़्यादा डर अगर किसी को लगता है तो वो हार्ट डिजीज से लगता है, हार्ट अटैक से लगता है और ब्लॉकेज से लगता है। तो जब भी किसी को कोई दिक्कत होती है, थोड़ा सा दर्द होता है या ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। और जब भी वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है और उसकी दवाई शुरू कर देता है। इसी तरह से अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको कोई दिक्कत हो चाहे ना हो, आपके ब्लड थिनर को भी शुरू कर देता है। मीन्स मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है और पूरी ज़िंदगी जो है वो आपकी मेडिसिन चलनी है, ये डॉक्टर आपको बता देगा। जो ब्लड थिनर लेते हैं उसके मैं आपको जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जब हम ब्लड थिनर लेते हैं तो खून इतना पतला हो जाता है कि इसके बहुत ज़्यादा अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। नाक से खून आना, टॉयलेट में खून आना, यूरिन से खून आना और ब्रेन में खून आना, ये जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर चोट लग जाए तो ब्लीडिंग रुकने में बहुत टाइम लगता है, आसानी से ब्लीडिंग रुकती नहीं है। उसके अलावा इंडाइजेशन प्रॉब्लम यानी कि पेट खराब होना, ये एक नॉर्मल सा इसका जो है साइड इफ़ेक्ट है। अगर हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर मेडिसिन की, अगर वो शुरू करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? थकावट होना, चक्कर आना, हाथ-पैर ठंडे लगना, उसके अलावा डिप्रेशन, मूड स्विंग्स होना, मूड चेंजेस होना, हार्ट रेट जो है स्लो हो जाना जिसको हम ब्रेडिकार्डिया भी बोलते हैं, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू करते हैं तो ये आती है। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो ब्लड प्रेशर है या ब्लड थिनर टैबलेट है, ये कब शुरू करनी चाहिए, किसको शुरू करना चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए? और अगर ये टैबलेट शुरू हो गई, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं कि एक बार शुरू हो गई तो फिर कभी आप बंद नहीं कर सकते, वरना आपकी जान को जो है खतरा है। तो ये क्या हम बंद कर सकते हैं? ये सब बातें जानेंगे इस वीडियो में प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर से, जो कि एक्स हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बीएचयू से हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस बारे में। डॉक्टर ओम, एक सवाल और आता है कि जितने भी लोग होते हैं, किसी को कोई दिक्कत होती है, डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको जो अगर 40 से ऊपर का है तो उसको ब्लड थिनर परमानेंट लिख देता है कि आपको ये ब्लड थिनर लेना है। ये जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं उनको भी ब्लड थिनर लिखा जाता है। हालाँकि सब जानते हैं, गूगल में भी लिखा जाता है कि ब्लड थिनर के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और जब कई बार इंटेस्टाइन में जो ब्लीडिंग होती है तो रुकती नहीं है, उस वजह से जान भी चली जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक ब्लड थिनर जो है, ये कब लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए और कब तक लेना चाहिए? हाँ, तो बहुत सही आपने सवाल देखिए। प्रिवेंटिव ब्लड थिनर का कोई रोल नहीं है। ओके। कोई रोल नहीं। कोई प्रिवेंटिव ब्लड थिनर, प्राइमरी प्रिवेंशन जो है उसके लिए ब्लड थिनर नहीं लिया जाता। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि जिसमें बीमारी नहीं हुई है और उसमें हम ब्लड थिनर दे रहे हैं, तो दुनिया के सभी शोधों में ये पाया गया कि इसका कोई रोल नहीं है। ओके। हाँ, सेकेंडरी ब्लड थिनर जिसको कहते हैं उसका रोल डेफिनेट है। और वो रोल वही जिनको एस्टैब्लिश हार्ट डिजीज है या ऐसी बीमारियां हैं जो हार्ट डिजीज के इक्विवेलेंट है, वैसा अगर रिस्क फैक्टर्स हैं या आपके पास हार्ट की एस्टैब्लिश डिजीज है या ब्रेन की या किडनी की, इस तरह से मतलब खून की नलियों में अगर बीमारी है, तो वैसे लोगों को ब्लड थिनर लेना चाहिए, कम से कम लेना चाहिए। और हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग लेना पड़े। हुँ। तो और ब्लड थिनर में दो तरह के ब्लड थिनर्स हैं, एक तो स्प्रिन बेस्ड है और दूसरा जो है अदर जो तरह के हैं। एस्पिरिन बेस्ड जो है वो थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर ये सब पैदा करते हैं, लेकिन दूसरे जो हैं वो ये सब पैदा नहीं करने, उसमें ये बहुत कम, बहुत रेयरेस्ट संभावना है। तो अगर ज़रूरत हुई तो सेफ वाली जो है उसको ली जा सकती है, ज़रूरत हुई तो। अगर और कब तक लेनी है, एंटायर लाइफ? नहीं, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का कंडीशंस है। अच्छा। हाँ, ये निर्भर करेगा कि हार्ट की बीमारी किस तरह की है, उसको छल्ले लगे हैं कि नहीं लगे हैं। छल्ले लगे तो कुछ समय तक 2 लेने पड़ेंगे, फिर उसको 1 कर देना पड़ेगा। तो इस तरह से अलग-अलग जो है परिस्थितियों के हिसाब से वो इंडिविजुअलाइज़्ड ट्रीटमेंट होता है। अगर एस्टेब्लिश्ड डिजीज़ है और हाई रिस्क है तो उसमें लेना पड़ेगा। एक सर कई सारे मिथ हैं इस हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में। कई डॉक्टर कुछ बोलते हैं, कोई डॉक्टर वो कुछ बोलते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इतने सारे कन्फ्यूज़न कि लोग खुद पगला गए हैं कि इन्हें करना क्या है। कोई कहता है ये कर, ये सही है, कोई कहता है वो सही है। यहाँ तक कि डॉक्टर के अंदर ही अपने स्टेटमेंट में बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो कुछ मिथ है जो कि मैं चाहूँगा कि लोगों के लिए क्लियर करें। आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता जो इन मिथ को बहुत सच्चाई और ईमानदारी से जवाब देगा। पहला ये कि कोई कहता है ब्लड प्रेशर जो है 150 हो जाए, 180 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का 100 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 और 80 जो माना जाता है, सही में क्या एक सही रीडिंग है जो अगर कोई
इंसान उसको मेंटेन करके रखे तो उसे बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हेमरेज होना, हार्ट की प्रॉब्लम आना या किडनी फेलियर होना बहुत आसान चीज़ है। ये आपने जो सवाल पूछी ये क्या है कि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न बहुत सालों तक रहा है और अलग-अलग लोगों के अलग-अलग सोच रही है और उन सोचों को जो है आगे बढ़ाया भी गया है और इस सोच के साथ जो है बहुत खेला भी हुआ है। हाँ। और इसमें क्या हुआ कि एक हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट या ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए पूरी दुनिया में अमेरिकन एक एजेंसी थी जो पूरी दुनिया मिलकर एक रिपोर्ट ये लगाती थी कि ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे हो, किसको दिया जाए, क्या क्या मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होगा, क्या ट्रीटमेंट कब देना चाहिए, कौन नॉर्मल है कौन एबनॉर्मल है। तो पहले लोग एज के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेते थे कि 170 भी उसके लिए सही है, 180 भी सही है। तो ये सब चीज़ें एविडेंस बेस्ड नहीं है और उस पूरी कमिटी में घपला पकड़ा गया, यानी कि वो ड्रग कंपनी से इन्फ्लुएंस थी और इसकी वजह से वो पूरी की पूरी जो गाइडलाइन कमिटी थी उसको कैंसिल कर दिया गया और फिर से वो कमिटी बनाई गई बाद में चल कर। वो एक्सपोज हो गया वो करप्शन का खेला था जिसमें कि इस तरह के लोग अलग अलग तरीके से कितना हो तो उतना हो उस पर। तो आज का कंसेंसस ये है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 बाय लोअर वाला 80 है, इसके नीचे है तो ये नॉर्मल है। अच्छा। और इससे जब ऊपर बढ़ जाता है यानी 10 ऊपर ज़्यादा, जैसे 130 130 से 80 90 हो जाए नीचे। नीचे 85 85 90 ऐसे, तो ये हाई नॉर्मल के रेंज में आता है। और इससे ऊपर जब आ जाए तो 130 से 40 और 85 से 90, तो यहाँ पर इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो रहा है तो सब में आपको देना, वेट रिडक्शन और कंट्रोल, एक्सरसाइज, ये हर हर में देना है। एक पर्टिकुलर डाइट है जिसको मिक्स ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स उस तरह से बेस्ड डाइट है, वेट रिडक्शन, सॉल्ट रिडक्शन, पोटेशियम रिच डाइट, जैसे नारियल पानी, जैसे लोग सब नारियल पानी हर चीज़ में पीते हैं, एक्चुअली नारियल पानी का वैल्यू यहाँ पर है जो ब्लड प्रेशर रिडक्शन में काम आता है। क्या बात है, उसमें पोटेशियम काफ़ी होता हाँ, वो उसका हाई पोटेशियम है। है तो ये एज ए एंटी हाइपरटेंसिव काम करता है। हम्म, तो यहाँ कोविड में सबको नारियल पानी पिलवा रहे हैं तो बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नारियल पानी ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड कि आपको जब ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में वहाँ, लेकिन यहाँ भी एक लिमिट है कि ऐसा नहीं कि बस पीते रहे और पता चला पोटेशियम ही ज़्यादा हो गया और आपको किडनी की बीमारी, आप वहाँ से मर गए। तो आप बिना डॉक्टर सलाह के अपने मन से कुछ नहीं करें कि हर चीज़ 1+1 एकदम सीधा नहीं है जो कह दिया उसको प्रॉपर मेडिकल एडवाइस के साथ टारगेट करके अपने मन से आँख मूंद के कुछ नहीं करना। डॉक्टरी सलाह उसके देख-रेख में अपने ट्रीटमेंट को प्लान करना है कि ये कब तक कितना लेना है, वो भी फिक्स होगा। और सर ये हाँ। जो ब्लड प्रेशर होता है, इसमें जब हम ब्लड प्रेशर घर पर कोई भी नापता है, पहली बार में ज़्यादा आता है, दूसरी बार में फिर कम आता है, तीसरी बार में, तो इसका सही तरीका क्या है? पहली बार वाला ठीक है, दूसरी बार वाला ठीक है, तीसरी बार वाला ठीक है, क्या ठीक है? देखिए क्या होता है कि इसलिए कोई भी हमें जो ब्लड प्रेशर किसी को हम वैसे नापने के लिए नॉर्मल नहीं मानते हैं। जो रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप किसी का ब्लड प्रेशर नापने के लिए जाएँ, तो पहले एक अंधेरा या कूल एंड काम कमरा, जहाँ कोई नॉइज़ नहीं हो, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ आदमी हो, लेटा हो, रिलैक्स हो, उससे पहले उसने कॉफ़ी, चाय और शराब ये सब अल्कोहल ये सब ना लिया हो और किसी तरह का तनाव ना हो, ये रेस्टिंग कंडीशन में उनका ब्लड प्रेशर नापा जाता वो है। है एक ब्लड प्रेशर। और उसमें भी कम से कम 3 रीडिंग देना है हुँ, और जो लोवेस्ट रीडिंग है, वो बेस्ट रीडिंग है। इसलिए क्योंकि पहले जैसे इनिशियली आपका अगर मान लिया जाए थोड़ा आप स्ट्रेस में है कि पता नहीं बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहीं मुझे वो लाइफ लॉन्ग बीपी की दवा ना तो खानी पड़ेगी, बहुत सारी दिमाग में चलती रहती है चीज़ें। तो डर की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, उस ब्लड प्रेशर का कोई मतलब नहीं होता है। जो कम से कम और लोवेस्ट जो मेजर है, वही बेटर है और 2-3 रीडिंग लेने से पता चल जाता है कि व्हिच इज़ बेटर, व्हिच इज़ नॉट। और कई लोग जो है डॉक्टर को देख के ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। उसको घर में जाकर जो है
जो उसके लिए एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है, वो ब्लड प्रेशर आपको घर पे नापेगा। तो उससे दिन रात मेज़र करके हम देखते हैं कि किस तरह से आपका ब्लड प्रेशर बिहेव कर रहा है, दिन में बढ़ रहा है, रात को बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, उसको डिप कर रहा है ब्लड प्रेशर, अलग-अलग तरह के वैरायटी होते हैं। तो उसी तरह खुद रिवर्स होता है कि डॉक्टर्स की क्लिनिक में तो नॉर्मल होता है और घर में बीपी बढ़ जाता है, तो उसको रिवर्स व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं उसको। तो इस तरह से अलग-अलग तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं और उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके डॉक्टरी सलाह में ही उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट लिए जाने चाहिए। कोई भी चीज़ें आँख मूंद के बाबा, फ़कीर या किसी ऐसे अंधविश्वासी के जाल में नहीं फँसना चाहिए जो कि आपको धूर्त बनाएगा। देखिए, आस्था और विज्ञान, मैंने पहले भी बताया कि 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक जो आँख मूंद कर किसी पे विश्वास करते हैं, यानी आस्था यानी इमोशन से गाइडेड होते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो विज्ञान, अपनी सोच समझ और साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक एविडेंस के बेस से अपने निर्णय लेते हैं। जब आप गहन चिंतन से किसी चीज़ को इम्पार्शियल ढंग से, जिसमें किसी का द्वेष नहीं हो, किसी के पास बायस या प्रेजुडिस नहीं हो, तब जो निर्णय लेंगे वैज्ञानिक तौर पर वो ज़्यादा सफल होगा। इसीलिए किसी बाबा, फ़कीर या इसके कहने से कुछ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से, डॉक्टरी सलाह से, प्रॉपर गाइडेंस में कम से कम 2 डिफरेंट ओकेजन्स पे जब आप ब्लड प्रेशर नापें, 3 बार, दोनों बार नापें, इस कूल एंड काम एनवायरनमेंट में नापें, वो धीरे-धीरे नापें, जो उसका प्रोटोकॉल है पूरा उसको फॉलो करके। और तब अगर बीपी बढ़ा रहता है तो उसके साथ सबसे पहले लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन शुरू करें। यानी खान-पान, रहन-सहन में, वेट रिडक्शन में और एक्सरसाइज़ में इस चीज़ को ध्यान दें और इसके बाद या साथ-साथ दवाओं की शुरुआत करें और दवाओं का चयन आपके साथ में जो बीमारियाँ हैं उसके आधार से कौन बेस्ट सूटेड है, वो डॉक्टर ही एक सलाह दे सकता है। उसको चूज़ करें और उस पर अमल करें। तो अभी हमने जाना इस वीडियो में डॉक्टर प्रोफेसर ओम शंकर से कि ब्लड थिनर का ब्लड प्रेशर का क्या रोल है, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, उसका झूठ क्या है और सच क्या है, सब हमने इस वीडियो में जाना। इससे कनेक्टेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर उसको लिखिए। मैं और मेरी टीम ट्राई करेंगे कि उसका रिप्लाई हम देंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप नेचुरल तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को रिवर्स करना चाहते हैं, अपने खून को नेचुरली पतला करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। अब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो है कोई मिस ना हो। क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप नेचुरली इसको घर बैठे रिवर्स कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।